नमस्ते दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जितना भी फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, चाहे वो भैया राजिम कुंभ कल्प हो, चाहे वह धान खरीदी हो, चाहे वह नगरीय निकाय चुनाव हो, सबके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जनवरी का भी करंट अफेयर्स का वीडियो आ चुका है। आप अगर अभी तक देखे नहीं हो तो CGPSC नॉलेज यूट्यूब चैनल में जाइए और देखिए, उसका PDF भी डाल दिया हूँ। और इस महीना तो हम लोग का जनवरी महीने का पूरे करंट अफेयर्स का एक मैगजीन भी आया है, उस मैगजीन को भी आप जरूर देखिए। अभी 3-4 दिन बाद आपका फरवरी महीने का भी करंट अफेयर्स मैगजीन आ जाएगा। देखिए, जनवरी महीने का अगर आप करंट अफेयर्स का मैगजीन देखेंगे तो कुछ इस तरह का मैगजीन है करंट अफेयर्स का। ये हमारा जनवरी महीने का करंट अफेयर्स का मैगजीन है। ये भी जो मैगजीन है वह फ्री है। CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में जाइए और ये मैगजीन को डाउनलोड कीजिए। इसमें पूरा जनवरी महीने के जितने भी करंट अफेयर्स है, सारा आपके जितने भी आपके ADO SI अमीन पटवारी के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, और इसका इसी मैगजीन का अगर आपको वीडियो चाहिए तो ये वीडियो का लिंक भी है। इस मैगजीन का आपको वीडियो लिंक भी मिल जाएगा CGPSC नॉलेज यूट्यूब चैनल में। जितना भी आपका मैगजीन का आपका लाइन से घटनाक्रम है जनवरी का, चाहे वो पुरस्कार सम्मान हो, महोत्सव हो, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो, चर्चित स्थल हो, विविध हो, और आखिरी में बहुत सारे MCQ भी हैं जनवरी महीने का। जरूर आप इसको एक बार टेलीग्राम चैनल में चेक कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अभी फरवरी महीने का करंट अफेयर्स। फरवरी महीने का करंट अफेयर्स हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वह स्टार्ट करते हैं राजिम कुंभ कल्प। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपका आता है, और ये प्रश्न कई बार 3 से 4 बार आपका CG व्यापम और CGPSC में पूछ चुका है कि आपका राजिम कुंभ कल्प उस साल का कब से कब मनाया गया। तो राजिम कुंभ कल्प है जो इस साल का है, 2025 का जो राजिम कुंभ कल्प है वह 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक मनाया गया। अब ये 12 फरवरी को क्या था और 26 फरवरी को क्या था, इसको हम लोग दूसरे वे में भी देख सकते हैं कि 12 जो हमारा राजिम कुंभ कल्प है वह माघ पूर्णिमा से स्टार्ट होता है जो 12 फरवरी को था, और कब महाशिवरात्रि तक चलता है जो 26 फरवरी तक था। ये जो राजिम कुंभ कल्प है, राजिम को हम लोग क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है, उसी तरह से राजिम में भी किसका संगम, एक त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदी है राजिम में, महानदी, सोंढूर और पैरी। कैसे याद कीजिएगा, M महानदी, S सोंढूर, P पैरी। तो राजिम में भी संगम है, तो राजिम को हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहते हैं। तो इस बार जो हमारा राजिम कुंभ कल्प है उसमें बहुत सारी हस्तियां आई। जो शुभारंभ अवसर था, शुभारंभ अवसर पर कौन आई है, गायिका आई है मिताली ठाकुर। मिताली ठाकुर क्या गायिका आई थी शुभारंभ अवसर पर। तब प्रश्न पूछ सकता है कि भैया राजिम कुंभ कल्प के शुभारंभ अवसर पर कौन सी गायिका आई थी, तो कौन आई थी, मिताली ठाकुर आई थी। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि ये जो राजिम है ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग है तो कौन सी 3 नदी मिलती है, कौन सी 3 नदी आपकी इधर ऐसे जाते रहती है, महानदी, ऐसे सोंढूर, और इधर आती है पैरी। पहले ये मिलती है और ये दोनों जाके आगे जाके महानदी मिल जाती है। तो 3 नदियां हैं, एक है महानदी, दूसरी है पैरी, तीसरी है सोंढूर। यह 3 नदियों का संगम है, इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं राजिम के बारे में। विभिन्न पुराणों में राजिम को पद्म क्षेत्र या कमल क्षेत्र के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है। अब राजिम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी हैं, मंदिर भी है। कौन कौन से राजिम में टेम्पल है, एक तो राजीव लोचन मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि राजिम लोचन मंदिर किसने बनवाया था। और सेकंड कौन सा इंपॉर्टेंट टेम्पल है, सेकंड है कुलेश्वर महादेव, शिव जी का टेम्पल है। ठीक है, तो राजिम में 2 महत्वपूर्ण टेम्पल भी है,
एक राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, विष्णु जी का है ना। यहाँ का बहुत फेमस क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ एक बहुत फेमस प्रसाद मिलता है, आप वो भी कमेंट में बताइए। सेकेंड चीज कौन सा है, कुलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। ये देखिए ये जो है आपका राजीव लोचन मंदिर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया कीर्तिमान। अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का भैया नया कीर्तिमान हुआ है किस खरीफ वर्ष, कौन से खरीफ वर्ष की बात करें हम लोग, खरीफ वर्ष 2024-25। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आपका ये जो धान है वह कौन सी संस्था खरीदती है। तो धान खरीदी की संस्था कौन सा है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसको हम लोग मार्कफेड भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। अब धान खरीदी कब से कब तक किया गया है भैया, धान खरीदी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो धान खरीदी किया गया था उसका डेट पूछ दिया गया था। तो कब से कब किया गया धान खरीदी, 14 नवंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक। अब ये धान खरीदती है सरकार तो एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। तो एमएसपी आपका धान का राज्य सरकार और आपका केंद्र सरकार अलग अलग देती है। तो केंद्र सरकार धान का एमएसपी कितना देती है, तो केंद्र सरकार देती है 2300, ठीक है, धान का, सामान्य धान का, और ए ग्रेड धान का कितना देती है 2320। ये तो एमएसपी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, राज्य सरकार इसी 2300 में 800 रुपए और जोड़ देती है, 800 रुपए और जोड़ देती है और 3100 रुपए देती है, 31 रुपए के दर पर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कितने रुपए पर हो रही है, 3100 रुपए क्विंटल प्रति दर पर, ठीक है। अब अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है, तो अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो सरकार आपसे कितना क्विंटल चावल लेगी, तो अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो सरकार आपसे 21 क्विंटल चावल लेगी। अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो कितना हो जाएगा, 42 क्विंटल चावल लेगी। मतलब प्रति एकड़ सिर्फ 21 क्विंटल ही सरकार आपसे चावल लेगी एमएसपी पर। खरीदी लक्ष्य, सरकार ने एक खरीदी लक्ष्य था कितना, 160 लाख मैट्रिक टन खरीदी लक्ष्य था। तो क्या खरीदी लक्ष्य पूरा कर पाई सरकार, नहीं, खरीदी लक्ष्य सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो इस वर्ष भाई असली में कितना धान खरीदा गया, तो असली में जो धान खरीदा गया है इस वर्ष वो है 149.2 लाख मैट्रिक टन। तो इतना 2024-25 खरीफ वर्ष में खरीदा गया है धान। ये जो डेटा हो जाता है, ये हो जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। अब पूछ सकता है कि भैया पंजीकृत किसान कितने थे, कितने लोग किसान पंजीकृत किए थे धान बेचने के लिए, तो कितने थे भैया, 25,49,592। इतने किसान क्या थे, पंजीकृत किसान या रजिस्टर्ड किसान। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस स्लाइड से बन पाता है कि चलो धान तो खरीद ली सरकार, लेकिन कौन सा जिला में सबसे ज्यादा खरीदी हुई है, तो सर्वाधिक खरीदी जिला क्या है, महासमुंद। महासमुंद में 11.04 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया है। तो सबसे कम न्यूनतम खरीदी जिला कौन सा है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, वहां पे 2,22,426 क्विंटल धान खरीदा गया। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सारे न्यूज़पेपर में न्यूनतम खरीदी जिला ना दंतेवाड़ा लिखा हुआ है ना, लेकिन वो डेटा गलत है। मैं गवर्नमेंट के साइट से डेटा लेकर आता हूं, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये सही है, आप पेपर को पढ़ के, चाहे वो दैनिक भास्कर हो चाहे वो अलग अलग पेपर, उसमें गलत डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे दंतेवाड़ा दिया गया है, दंतेवाड़ा डेटा गलत है। गवर्नमेंट के साइट में आप जाएंगे क्योंकि दंतेवाड़ा में कुछ 3 लाख क्विंटल कुछ धान खरीदा गया है। तो जो गवर्नमेंट के साइट में जाएंगे तो गवर्नमेंट के साइट में सही डेटा लिखा हुआ है, जो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी है वहां पे 2,22,426 क्विंटल धान और न्यूनतम खरीदी जिला है। तो हम लोग ये जान गए भैया कि मैक्सिमम कहां पे से खरीदा गया है, आपका महासमुंद से, ठीक है। सर्वाधिक कहां से खरीदा गया है, महासमुंद, और न्यूनतम कहां है,
मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। एक प्रश्न और बनता है कि सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा कहां से खरीदा गया है? तो सबसे ज्यादा तो कहां से खरीदा गया है? महासमुंद से। सेकंड नंबर का जो जिला है वो है बेमेतरा। बेमेतरा से 9.38 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया है। जो थर्ड नंबर है वह है बलौदा बाजार भाटापारा। बलौदा बाजार भाटापारा, वहां पे 8.56 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया है। तो जो शुरू के 3 जिले हैं, पहला है महासमुंद, है ना, महासमुंद, ठीक है। दूसरा क्या है? बेमेतरा, है ना, और महासमुंद इधर, बेमेतरा इधर, और बीच में आपका बलौदा बाजार। तो पहला है महासमुंद, दूसरा है बेमेतरा, तीसरा बलौदा बाजार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि एडीओ एग्जाम बहुत पास है। एडीओ का हमारा बैच चल रहा है, 2 तरह का बैच चल रहा है हमारा एडीओ का। एक है बॉस विस्तार बैच। विस्तार बैच में क्या है? एडीओ के पाठ्यक्रम में जो जो लिखा हुआ है सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपका मन है ऑफलाइन सामने पढ़ने का तो आप सामने पढ़िए, अगर आपका मन है ऑनलाइन पढ़ने का तो आप ऑनलाइन पढ़िए। 2 तरह का बैच है, एक है विस्तार बैच। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन का जो फीस है वह है 2500, बट भैया अभी चल रहा है 40% डिस्काउंट, तो 1500 में मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, ऑफलाइन यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं तो 6000 है, लेकिन भैया अभी चल रहा है 33% डिस्काउंट और 4000 में आपको यह मिल रहा है। विस्तार में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आप उस वीडियो को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। डाउट सॉल्विंग क्लास होगा, एमसीक्यू क्लास होगा, सब कुछ होगा विस्तार बैच में। अभी तो हमारी आपका एमसीक्यू का बुक भी आ रहा है, जल्द ही वह मार्केट में आपको एमसीक्यू की बुक भी अवेलेबल होगी। जो सेकेंड बैच है वह है त्रिकोण बैच, ठीक है, त्रिकोण बैच। अब त्रिकोण बैच में क्या है भैया? त्रिकोण बैच में आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एक है ग्रामीण विकास, दूसरा है आजीविका, तीसरा है पंचायती राज। वो भी 2 मोड है, एक है ऑनलाइन मोड और एक है ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन आपको लेना है, ऑनलाइन लेना है तो अभी 1800, लेकिन भैया चल रहा है डिस्काउंट और 1080 में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो 33% डिस्काउंट चल रहा है, असली में इसका 3000 रेट है, बट अभी 2000 में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ये जो स्क्रीन में दिया गया वो नंबर है, इसमें कॉल लगाएं और आप पूछा पाछी करते रहें। चलिए हम लोग आज आते हैं आगे। अब हुआ है छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? नगरीय निकाय चुनाव हुआ है। आपको तो पता होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ भैया? नगरीय निकाय चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ में। अब नगरीय निकाय चुनाव हुआ है तो कितने नगर निगम, कितने नगर पालिका में? तो छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम, आपका 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायत में चुनाव हुआ है। कब हुआ है? डेट भी पूछ सकता है। तो 11 फरवरी को हुआ है। कब हुआ है बॉस चुनाव? 11 फरवरी को हुआ है, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन जीता भाई? अब तो रिजल्ट भी आ चुका है। तो जो 10 का 10 नगर निगम में जिसमें चुनाव हुआ है ना, 10 के 10 में बीजेपी जीत गया है भैया, ठीक है। 10 के 10 में बीजेपी जीत गया है। जो 49 नगर पालिका है उसमें बीजेपी को 35 सीट मिले हैं, कांग्रेस को 8 सीट मिला है, एक आपको मिला है। आप पहली बार छत्तीसगढ़ में खाता खोला है, ठीक है आप, और 5 क्या है? निर्दलीय है। जो 114 नगर पंचायत है, ठीक है, उसमें 81 बीजेपी को मिला है, 22 कांग्रेस को मिला है और निर्दलीय को मिला है 10। ध्यान देने की बात यह है कि आपने बिलासपुर के बोधरी नगर पालिका में जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव पे आपका यह पहली जीत है, पहली बार आप क्या खोला भैया? खाता खोला है ना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वही नगरीय निकाय चुनाव का, ये आपको मैं सीधे, कई बार क्या होता है यहाँ पे डेटा में कंफ्यूजन होता है, सीधे मैं न्यूज़पेपर का कार्ड छीट के आपको चिपका दिया हूँ। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर का कटा हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव हुआ है जिसमें 10 नगर निगम में 10 के 10 कौन जीता बॉस? बीजेपी जीता है। कांग्रेस भी कुछ नहीं पाई, बसपा भी कुछ नहीं पाई, आप भी कुछ नहीं पाई, निर्दलीय भी कुछ पाई। किसमें? नगर निगम में। नगर पालिका जो आपका 49 नगर पालिका है उसमें 35 बीजेपी, 8 कांग्रेस, 1 आप, 5 निर्दलीय। और जो तीसरा है आपका नगर पंचायत जो 114 है वो 81 क्या है? आपका 81 बीजेपी है, 22 कांग्रेस है ना, 1 बसपा है, इसमें बसपा भी जीती है, 1 बसपा आपने जीती और 10 निर्दलीय है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आने की संभावना कम है। इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकता है? पहला क्वेश्चन तो आपका बन सकता है कि कितने देखिए नगर पालिका है छत्तीसगढ़ में, आपका नगर निगम छत्तीसगढ़ में 14 है लेकिन 10 में ही चुनाव हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। भैया हुआ टोटल नगर निगम है 14 लेकिन 10 में ही चुनाव हुआ है, ठीक है। तो 10 नगर निगम
49 नगर पालिका और 113 आपका नगर पंचायत। ठीक है, चलिए अब जो 10 नगर निगम में जो मेयर के पद में लोग आए हैं उसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो 10 नगर निगम है यह कैसे बटा था, कैसे बटा था मतलब इसमें कितना एसटी सीट था, कितना एससी सीट था, कितना जनरल सीट था। तो इसमें देखिए रायपुर आपका अनरिजर्व था, अनरिजर्व फीमेल का सीट था, कोरबा अनरिजर्व फीमेल था, राजनांदगांव अनरिजर्व था, धमतरी अनरिजर्व था, जगदलपुर अनरिजर्व था, चिरमिरी अनरिजर्व था। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 आपका अनरिजर्व था। दुर्ग में ओबीसी फीमेल की सीट थी, ठीक है, बिलासपुर में ओबीसी सीट थी, मतलब 2 आपकी ओबीसी सीट थी, और रायगढ़ में एससी सीट और अंबिकापुर में एसटी सीट। अब विनर कौन कौन है, विनर आप यहां पे मत देखिए, आपको मैं फोटो के साथ विनर का लेके आया हूं, तो ध्यान दीजिएगा। अंबिकापुर में की एसटी सीट, एक ही एसटी सीट अंबिकापुर की, सरगुजा क्षेत्र भाई एसटी क्षेत्र है, रायगढ़ है ना, रायगढ़ एसटी क्षेत्र, ओबीसी में दुर्ग और आपका बिलासपुर ओबीसी आ गया और ऊपर से ओबीसी फीमेल, ठीक है, और बाकी सब जो बच गया वह क्या है, अनारक्षित था, ठीक है, 6 अनारक्षित, 2 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी। अब इसके जो विनर है उसको एक बार आप देख लीजिए, क्या पता पूछ दे, आजकल तो सीजीपीएससी या सीजीपीएफएम बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ये जो विनर है कौन कौन है भैया, रायपुर नगर निगम के मेयर मीनल चौबे जी, ठीक है, रायपुर नगर निगम से कौन जीता है, मीनल चौबे जी, ये सब बीजेपी, क्योंकि 10 का 10 बीजेपी जीता है, ठीक है। धमतरी से कौन है, श्री रामू रोहरा धमतरी से। जगदलपुर से कौन जीते हैं, संजय पांडे जी जीते हैं, श्री संजय पांडे जी, ठीक है। चिरमिरी से श्री राम नरेश राय जीते हैं, ठीक है। रायगढ़ से मधुसूदन यादव जी जीते हैं, ठीक है। आपका दुर्ग से श्रीमती अलका जीती हैं, कोरबा से श्रीमती संजू देवी राजपूत जीती, बिलासपुर से श्रीमती पूजा विधानी जीती हैं, अंबिकापुर से एसटी सीट था ये, श्रीमती मंजूषा, ये एसटी सीट था, ठीक है। रायगढ़ वाला कहां गया भैया, हाँ ये रायगढ़ है, जीवर्धन चौहान जी, ये एससी सीट था, ठीक है, एससी सीट था, है ना। और बिलासपुर वाला क्या था, ओबीसी था, ओबीसी, है ना। दुर्ग वाला भी ओबीसी था, ये भी ओबीसी था। अब एक प्रश्न और पूछ सकता है कि भैया 10 नगर निगम में कितनी महिलाएं चुन करके आई हैं, मतलब इस 10 नगर निगम में कितनी महिलाएं चुन करके आई हैं। तो हम गिनते हैं भैया, ये है 1 महिला, ठीक है, 2 3 4 5, तो 10 नगर निगम में है ना 5 ही है ना भैया, हाँ 5 महिला, 1 2 3 4 5, तो 5 महिला, मतलब 5 महिला और 5 पुरुष। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नाम पूछने का चांसेस थोड़ा कम है, पर ये पूछ सकता है कि कौन सी एसटी सीट थी, कौन सी एससी सीट थी, कितनी महिलाएं जीत कर आई हैं। ये वाले क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है कि जो 10 नगर निगम का चुनाव हुआ है आपका, है ना, 10 नगर निगम का चुनाव हुआ है उसमें कितनी महिलाएं आई हैं, ठीक है। अब चलिए, जितना भी नगरीय निकाय चुनाव से क्वेश्चन बन सकता था उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब आगे का करंट अफेयर्स देखते हैं। रायपुर बनेगा देश का 4था साइंस सिटी। अब देखिए, अगर आप फिर से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में, पत्रिका में, ये सब चीज में लिखा है रायपुर बनेगा देश का 6वां साइंस सिटी। अब ये कंफ्यूजन है कि 4था साइंस सिटी है कि 6वां साइंस सिटी है। देखिए जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर है ना, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है ना, नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर है, उसमें 4था साइंस सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। और जितने भी छत्तीसगढ़ लेवल के न्यूज़पेपर हैं उसमें 6वां साइंस सिटी लिखा हुआ है। तो मेरे को लग रहा है कि 4था साइंस सिटी ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स जो इतना बड़ा न्यूज़पेपर है उसमें 4था साइंस सिटी लिखा हुआ है, तो 4था साइंस सिटी ही होगा, ठीक है। रायपुर बनेगा देश का 4था साइंस सिटी। अब कहां पे बन रहा है, कहां पे, ये जो साइंस सिटी बन रहा है यह बन रहा है नवा रायपुर में। नवा रायपुर के सेक्टर 13 में कितने जमीन पर, 30 एकड़ जमीन में बनेगा देश की 4थी साइंस सिटी। अब साइंस सिटी बन क्यों रहा है, साइंस सिटी यहाँ पे पूरा साइंस का पूरा आपका ना पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा साइंस का,
समझे, वेरियस डिफरेंट वर्क्स किए जाएंगे इसमें। आज ही बजट अनाउंस हुआ है, तो बजट में भी साइंस सिटी में कुछ पैसा वो अलॉट किया गया, मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं क्योंकि बजट पूरी तरीके से देखा नहीं हूं मैं, तो कुछ पैसा अलॉट किया गया है साइंस सिटी के नाम से, ठीक है। तो ये क्योंकि ये नेशनल लेवल का न्यूज आ जाता है, आपका नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में छप जाता है, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कहां बन रहा है, नया रायपुर सेक्टर 11 में, कितने एरिया में, 30 एकड़ एरिया में बन रहा है, ठीक है। अब इस साइंस सिटी में बहुत सारा काम होगा। विज्ञान के प्रमुख घटकों जैसे अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान केंद्र बनेगा, है ना, स्मार्ट सिटी और हरित प्रौद्योगिकी का अनुभव होगा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र बनेगा, रोबोटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला बनेगा, है ना, व्यवहारिक वैज्ञानिक शिक्षा के लिए भी वर्चुअल प्रयोगशालाएं बनेंगी, ठीक है, 3D थिएटर बनेगा, ये सब चीज यहाँ पे बॉस बनेगा। तो क्वेश्चन सबसे, अगर आपका वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा इससे, तो वन लाइनर क्वेश्चन यही पूछेगा कि साइंस सिटी कहां बनेगा। अगर आपका डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकता है तो ऐसा पूछेगा कि नया रायपुर के सेक्टर 13 की जगह 12 कर देगा, ठीक है, कितने एकड़ में बनेगा, ये पूछ सकता है आपका, ठीक है। और ये सब चीज तो बहुत कॉमन चीज है, तो इससे पूछने की संभावना थोड़ा कम है, ठीक है। अब ये भी, ये जो चीज है अगेन ये इंटरनेशनल यूज है, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, ये देखिए मैं फोटो भी लेके आया हूं, ठीक है, ये भरतपुर मणिनगर चिरमिरी में है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, है ना। सबसे पहले ये गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क है कहां, ये हसदेव नदी के तट पर है, भरतपुर मणिनगर चिरमिरी जिले में है, ठीक है। ये क्या हुआ, इस क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय भूविज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है, यह भारत का पहला है। कुछ भी चीज अगर छत्तीसगढ़ का भारत का पहला हो जाता है तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। कैसे जाने आप, भारत का पहला ग्रीन जीडीपी कौन चालू किया था, छत्तीसगढ़, आ गया सीजीपीएससी में, ठीक है। उसी तरह से भारत का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट कौन है भैया, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, है ना। इसको खोजा कौन था, 1954 में भूविज्ञानिक एस के घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये है क्या, यह पार्क, सुनिए ध्यान दीजिए, भारत का नहीं एशिया का, इस चीज पे ध्यान दीजिए, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है, ठीक है, सबसे बड़ा फॉसिल फ्यूल पार्क है ये, एशिया का, भारत का भी नहीं, पूरे एशिया का, है ना, जो पृथ्वी के 293 मिलियन साल पुराने इतिहास का झलक दिखलाता है, समझ रहे हैं, 293 मिलियन साल पुराने इतिहास का झलक दिखाता है। तो ये जो हो जाता है, ये हो जाता है 50 ठो स्टार भी मार दीजिए इसमें तो भी कम है। कोई ना कोई व्यापम का एग्जाम साल भर में या कोई ना कोई पीएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यह भारत का एकमात्र ऐसा समुद्री जीवाश्म पार्क है जिसे राष्ट्रीय भूविज्ञानिक स्मारक का दर्जा मिला है, ठीक है। इट इज द ओनली मरीन फॉसिल पार्क इन इंडिया दैट हैज द स्टेटस ऑफ नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट। ये देखिए कैसे कैसे क्या क्या चीज पाया जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए फॉसिल फ्यूल है, ये देखिए फॉसिल फ्यूल, में फोटो भी लेके आया हूँ। फोटो मैं इसलिए लेके आता हूँ कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ पाए। मैं आपको हमेशा कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं कि करंट अफेयर्स, खासकर करंट अफेयर्स बहुत ही डायनेमिक होता है। डायनेमिक होता है मतलब कभी कभी बहुत पूछ देता है करंट अफेयर्स, कभी कभी बहुत कम पूछता है करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जिसका कोई माई बाप नहीं है कि 10 नंबर का पूछेगा कि 2 नंबर का पूछेगा। इसलिए करंट अफेयर्स को जब एग्जाम नहीं है, अभी आपका एडीओ का या किसी भी एग्जाम का डेट बहुत लेट है, तो करंट अफेयर्स को अभी पढ़िए। इस पीडीएफ को आप सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए, एक बार पढ़िए, एक बार इस पीडीएफ को पढ़िए, फिर छोड़ दीजिए। फिर एग्जाम के आप एक सप्ताह पहले इसी वीडियो को 2 की स्पीड में पढ़ाइए, इस पीडीएफ को अपने मोबाइल में ऐसे घुमाते रहिए, बस उतना काफी है, आपका क्वेश्चन फंस जाता है और बन जाता है करंट अफेयर्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में महासमुंद के 3 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन, मतलब पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियन 2025 में कहां के खिलाड़ी हैं भैया, महासमुंद के 3 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। ये जो पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है उसमें के महासमुंद के 3 खिलाड़ी। अब देखते हैं ये इसका जो आयोजन है वह कहां हुआ है और कब से कब हुआ है। तो इसका जो आयोजन है
जो आपका पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है वह हुआ है 6 से 14 फरवरी 2025। कहां हुआ है बॉस? ये जो आयोजन हुआ है ये हुआ है दुबई में। अब महासमुंद के कर्मा पट पर बागबहारा खुर्द महासमुंद के 3 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब वो 3 खिलाड़ी है कौन? वो 3 खिलाड़ी जो हैं वो हैं, एक है सुखदेव केवट। सुखदेव केवट ने क्या किया है? 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। तो पहला प्रश्न तो ये पूछ सकता है आपसे कि सुखदेव केवट किस खेल से संबंधित है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है आपका, जो पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है उसमें सुखदेव केवट जी ने कौन सा पदक जीता है? छत्तीसगढ़ के सुखदेव केवट जी ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने 400 मीटर दौड़ पे रजत पदक जीता है। वहीं 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक 2025 हुई है। कहां हुई है? चेन्नई में हुई है 17 से 20 फरवरी। वहां पे 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। मतलब इन्होंने एक तो दुबई में पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, वहां पे रजत पदक जीते हैं। और राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो भारत में हुआ है नेशनल लेवल में, उसमें भी उन्होंने 1500 मीटर में एक स्वर्ण पदक जीता और 400 मीटर में रजत पदक जीता है। कौन है ये? सुखदेव केवट जी। सुखदेव केवट जी। चलिए अभी हम लोग एक ही खिलाड़ी देखें। नेक्स्ट खिलाड़ी कौन सा भैया? नेक्स्ट जो खिलाड़ी हैं वो है निखिल यादव जी। निखिल यादव जी ने कहा यही पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में 7वां और 500 मीटर दौड़ में 6वां स्थान हासिल किया है। और तीसरे कौन है? लकी यादव जी। लकी यादव जी ने 1500 मीटर दौड़ में 8वां स्थान और 400 मीटर दौड़ में 6वां स्थान हासिल किया है। तो ये 3 प्लेयर का आपको नाम याद होना चाहिए। कौन कौन है? सुखदेव केवट, निखिल यादव और लकी यादव। सुखदेव केवट, निखिल यादव और लकी यादव पैरा एथलीट है, पहला। दूसरा, मेडल कौन कौन सा है? इन्होंने मेडल नहीं जीता है, सुखदेव केवट ने तो मेडल भी जीता है। तो सुखदेव केवट का नाम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, ये भी हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीमंत झा ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप में जीता रजत पदक। देखिए एक हुआ है वर्ल्ड, पूरे देश में क्या होता है? पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप होता है, आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप होता है। तो वर्ल्ड में पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है। सबसे पहले ये जो पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है वो हुआ कहाँ है? वो हुआ है नॉर्वे में, ठीक है ना। पैरा आर्म कुश्ती कप 2025 में किसने, श्रीमंत झा में कौन सा पदक जीता है भैया? रजत पदक जीता है, ठीक है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। अब एक और चीज आपको मैं बताता हूं कि न्यूज़पेपर वाले यहां पे भी गलत छापे हैं। यहां पे वो लिख दिए इसको उज्बेकिस्तान, ठीक है। आपकी जितनी भी करंट अफेयर्स की बुकलेट आएगी जो अलग अलग संस्था की आती है, उन लोग भी यही गलती करके उन लोग न्यूज़पेपर से पढ़ के वो बनाते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के साइट में जाएंगे है ना, तो उसमें सब कुछ डिटेल में दिया रहता है। आप अगर आपका ट्विटर फॉलो कीजिए, आपका विष्णुदेव साई जी का है ना, ट्विटर फॉलो कीजिए। तो आप उनका इंस्टाग्राम अगर आप चला रहे हो तो उनका इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। वो ही बहुत सारी चीज़ ट्वीट करते हैं, बहुत सारी चीज़ डालते हैं, बहुत सारे लोगों को बधाई देते हैं, वही चीज़ उठा के क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगर आपको इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना है, इंस्टाग्राम का सही इस्तेमाल करना है, तो आज ही जाके DPR छत्तीसगढ़, ठीक है ना, आप विष्णुदेव साय, ये सब लोगों का इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए आप देखिए क्या बोला मैं, जो श्रीमंत झा है वह वर्ल्ड पैरा रेसलिंग चैंपियनशिप में जो नॉर्वे में हुआ है वहां उन्होंने जीता है रजत पदक, ठीक है। और ये जो जीतने वाले मतलब श्रीमंत झा ना आपका वर्ल्ड के नंबर 1 है, आपके प्लेयर जो हैं श्रीमंत झा। इस नवीनतम जीत के साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय पदकों की संख्या कितनी हो गई है? 52। समझ रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है? सोचिए छत्तीसगढ़ के हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में 52 पदक जीत चुके हैं। ये है श्रीमंत झा जी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के कहां पे है? वह कहां है? भिलाई के हैं,
ठीक है। और ये जो आपके न्यूज़पेपर वाले गलत इसलिए छाप रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2024 में उज्बेकिस्तान में जीता था, तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं। उज्बेकिस्तान में जो 2024 में स्वर्ण पदक जीता था, और आपका कजाकिस्तान में 2023 में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। तो ये जो चीज है आपका 52 पदक टोटल जीत चुके हैं। इससे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये भारत के शीर्ष रैंक वाले पैरा एथलीट है, ध्यान दीजिएगा, ये भारत के शीर्ष रैंक वाले पैरा एथलीट है। सेकेंड चीज, इनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, तो जब उन्होंने ट्वीट किया है तो ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल चल रहा है, ठीक है। अगर आप इंडिया करंट अफेयर्स देखे होंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ाया हूं कि 38वें नंबर का आपका क्या चल रहा है, राष्ट्रीय खेल चल रहा है, राष्ट्रीय खेल। पहली बात, ये जो 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल चल रहा है ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। ये क्या है? शुभांकर है। क्या इस राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या है? हिमालय मोनाल शुभांकर है। ये जो 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल है, अच्छा ये राष्ट्रीय खेल है क्या? देखिए, ओलंपिक से हम लोग इंस्पायर हुए हैं और हम लोग अपने देश में राष्ट्रीय खेल चलाते हैं, ओलंपिक जैसा, कि यही जो राष्ट्रीय खेल है इसी में जो स्वर्ण पदक पा रहे हैं, आपका सिल्वर मेडल पा रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल पा रहे हैं, यही बाद में जाके ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, ठीक है। जो 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ है, सबसे पहले आपको याद करना है उत्तराखंड में हुआ है। कब से कब हुआ है? 26 जनवरी से लेकर 13 फरवरी में हुआ है। इसका शुभांकर क्या है? हिमालय मोनाल। ये है भैया, ये देखिए फोटो देखिए, ये हिमालय मोनाल, इसका शुभांकर। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स? क्योंकि इसमें हमको जानना है छत्तीसगढ़ का रैंक कितना हुआ है। जो 38वें नंबर का 38वें नंबर का जो खेल है उसमें छत्तीसगढ़ का क्या प्रदर्शन है भैया? तो जो छत्तीसगढ़ का पहले तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 कौन लाया है? रैंक 1 लाया है सर्विस स्पोर्ट्स क्लब बोर्ड, जिसका 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 ब्रॉन्ज है, टोटल 121 मेडल लेके आए हैं। सेकंड नंबर में महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर में हरियाणा है। बस आपका यह देखिए 201 आपका पाया है मेडल क्या? महाराष्ट्र, और 153 मेडल पाया है हरियाणा। लेकिन हमको ये तीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना छत्तीसगढ़ का रैंक इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो 25वां रैंक है, ठीक है। टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी सारे के प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। जो 38वां राष्ट्रीय खेल है ना, उसमें सारे प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें जो छत्तीसगढ़ का रैंक है ना, वो कितना है? 25वां रैंक है। अब प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ का 25वां रैंक है तो छत्तीसगढ़ मेडल कितना पाया है? तो जो छत्तीसगढ़ मेडल पाया है वह पाया है 16 मेडल। टोटल कितना मेडल पाया है? 16 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। तो आपको सब याद होना चाहिए। एक याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का बॉस रैंक कितना है, दूसरा याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ मेडल कितना पाया है, 16 मेडल। 3 आपका क्या है? गोल्ड है, 4 है सिल्वर और 9 है ब्रॉन्ज। अब हम लोग क्योंकि गोल्ड मेडल हो जाता है इंपॉर्टेंट, तो कौन कौन ये जो 3 गोल्ड मेडल कौन कौन पाया है? प्रश्न कैसे बन सकता है कि विनय कुमार, ज्ञानेश्वरी यादव, विवेक सिंह किस चीज से, कौन से गेम से एसोसिएटेड है, कौन से खेल से एसोसिएटेड है? पहला तो ये जो है, क्योंकि इन लोग तीनों मेडल पाए हैं तो इन तीनों का नाम आपके दिमाग में एकदम खून में बस जाना चाहिए। जो विनय कुमार है वह पुरुष भारोत्तोलन 55 केजी श्रेणी में पहला स्वर्ण पदक पाए हैं। सेकंड ज्ञानेश्वरी यादव, ये तो इतने बार जीत चुके हैं कि इनका नाम आपको याद ही हो जाना चाहिए। जो ज्ञानेश्वरी यादव है वह महिला भारोत्तोलन 49 केजी में स्वर्ण पदक पाई हैं, ठीक है। जो विवेक सिंह है वो क्या है? करीलिल पट्टू में स्वर्ण पदक पाए हैं। तो ये तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। यही तीनों आपके 38 नंबर के राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल पाए हैं। अब ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, पुलिस बल प्रमुख, भारतीय पुलिस सेवा 1992 बैच के अरुण देव गौतम को प्रभारी पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के न्यू डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? अरुण देव गौतम। अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के न्यू क्या है? डीजीपी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ पर्वतारोही के बारे में जान जाते हैं। पर्वतारोही निशा यादव। अब ये जो निशा यादव है ये है पर्वतारोही। ये देखिए ये फोटो आपको दिख रहा होगा, है ना, आपका
विष्णुदेव साय का भी फोटो लगाई है, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, है ना। ये क्या की है, ये जो पर्वतारोही है वह दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या है भैया, किलिमंजारो, किलिमंजारो को फतेह की है। तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। आपका मुख्यमंत्री जी ने इनके बारे में ट्वीट भी किया था, तो फिर और इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले बात, निशा यादव क्या है, क्या वो भारोत्तोलन है, क्या वो खेल खेलती है, क्या करती, तो क्या है, वो पर्वतारोही है। सेकंड, निशा यादव ने अभी फरवरी में कौन सा माउंटेन की फतह की है, तो कौन सा है, अफ्रीकन माउंटेन किलिमंजारो, ठीक है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय कल्चर फेस्टिवल हुआ है, ये कब से कब हुआ है, 13 से 24 फरवरी हुआ है ना। 17 देश के कलाकारों ने हिस्सा लिया था, है ना। इसमें क्या हुआ है, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कल्चर फेस्टिवल, ये फोटो लेके आया मैं। छत्तीसगढ़ की समृद्धि, लोक संस्कृति और नित्य परंपरा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाते हुए बेमेतरा जिले के लोग कलाकारों ने मिस्र, इजिप्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कल्चर फेस्टिवल में शानदार प्रस्तुति की है। तो पहला प्रश्न इसमें आ सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कल्चर फेस्टिवल है उसमें कौन से जिले के लोग गए थे, तो बेमेतरा जिले के लोग गए थे। पहला प्रश्न यही आ सकता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय कल्चर फेस्टिवल हुआ था जहां पे बेमेतरा जिले के लोग गए थे, वह कहां हुआ था, वह इजिप्ट या मिस्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। देश की पहली किन्नर सरपंच, देश की पहली है। जब भी कुछ देश का पहला हो जाता है वह हो जाता है इंपॉर्टेंट। ये देखिए, देश की पहली किन्नर सरपंच है। छत्तीसगढ़ में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में के दूसरे चरण में सोनू सिंह उरांव, इनका नाम क्या है, सोनू सिंह उरांव उर्फ सोनू दीदी, जो किन्नर है वह क्या जीती है, निर्वाचित हुई है ना। कहां से जीती है ये, चनवारी डांड पंचायत के सरपंच निर्वाचित हुई है, ठीक है। ये चनवारी डांड सरपंच कहां है भैया, ये एमसीबी में है, भरतपुर मनेगर चिरमिर में है। तो चनवारी डांड पंचायत की सरपंच बनी है ये, है ना, सोनू दीदी उर्फ क्या है भैया, सोनू सिंह उरांव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला लेजेंड 90 लीग क्या हो रहा है, जो लेजेंड 90 क्या है, ये एक क्रिकेट लीग है। जितने भी आपके जो वो हो चुके हैं, जो लेजेंड है 90s के लेजेंड के प्लेयर हैं, है ना, वो उन लोगों का क्रिकेट लीग चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर भी आए हैं, ठीक है। जितने भी आपके जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं ना, रिटायर्ड प्लेयर्स, उन लोग जो 90s के प्लेयर्स हैं, उन लोगों का क्या कर रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है। तो क्या है, लेजेंड 90 लीग। ये जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि इस 90 लीग में ना, लेजेंड 90 लीग में एक टीम है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ के नाम से, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। पहला लेजेंड 90 लीग कहां पे खेला गया है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है ना। और फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने राजस्थान किंग्स को हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स एक टीम था, वह टीम जो पहला लेजेंड 90 लीग हुआ है उसमें एक टीम था छत्तीसगढ़ वॉरियर, और वह टीम जीता है। अगर वो टीम जीता है तो ये बहुत क्या हो जाता है, फिर से इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि लेजेंड 90 लीग कब से कब खेला गया, तो 6 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2025 तक खेला गया है, ठीक है। लेजेंड 90 क्रिकेट में कितने ओवर थे, इस जो ये क्रिकेट मैच चल रहा था इसमें 15 ओवर का मैच होता था। कितने टीम थे, टोटल 6 टीम थे, 6 टीम में भाग लिया। वो 6 कौन कौन से टीम थे, वो जो 6 टीम थे वो कौन कौन से टीम थे, तो पहला तो था, ये है हमारा छत्तीसगढ़ वॉरियर। अब छत्तीसगढ़ वॉरियर के कप्तान कौन थे, सुरेश रैना, ठीक है। फिर राजस्थान किंग्स, थर्ड दिल्ली रॉयल्स, चौथा दुबई रॉयल्स, पांचवा गुजरात सैम आर्मी, छठवां पंजाब शेर्स। तो कौन जीता भैया, छत्तीसगढ़ वॉरियर क्या है, चैंपियन बने हैं, छत्तीसगढ़ वॉरियर बने हैं यहाँ पे चैंपियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त, जो छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित प्राकृतिक
परीक्षण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? राज्य ने स्ट्राइक रेट लक्ष्य में देश में तीसरे स्थान और कुल प्रकृति परीक्षण मानकों में 9वें स्थान प्राप्त किया है। ये क्या है? ये प्रकृति परीक्षण अभियान। ये क्या होता है बेसिकली? ये क्या होता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो आयुष है ना, आयुष जो विद्यालय है, उसको क्या करता है? उसको सशक्त बनाने का काम करता है। तो ये इतना सशक्त बनाया है कि स्ट्राइक रेट लक्ष्य में देश भर में तीसरा स्थान है और कुल प्रकृति परीक्षण मानकों में 9वां स्थान है। ठीक है, चलिए ये देखिए अवार्ड मिलता हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केंद्रीय जेल रायपुर। ये देखिए केंद्रीय जेल रायपुर अगेन ये देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल। ठीक है, इको फ्रेंडली ग्रीन बजट आया था छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में, तो देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल हमारा ये का है केंद्रीय जेल। ये देखिए फोटो है, केंद्रीय जेल रायपुर क्या है? देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल हो गया है ना। जेल में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त वातावरण को ध्यान में रखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब है कुछ मेले, रामाराम मेले। ये देखिए रामाराम मेला कहाँ पे होता है भैया? सुकमा में होता है। सुकमा जिले में प्रतिवर्ष फरवरी माह में होता है। वर्ष 2025 में कब हुआ है? 11, 12 और 13 फरवरी 2025 में मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस मेले में माता रामीन की डोली राजबाड़ा से निकलती है और नगर में जगह जगह इनकी पूजा की जाती है। तो पहला प्रश्न यही है कि रामाराम मेला कहाँ मनाया जाता है? सुकमा में। ठीक है, प्रतिवर्ष सुकमा में मनाया जाता है। सेकंड आ गया छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव। अब छत्तीसगढ़ में भैया नगरीय निकाय चुनाव भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव में कितना परसेंटेज मतदान हुआ है? पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनाव में प्रदेश में 77.54% मतदान हुआ है। इसमें पुरुष कितने हैं? 77.21। ये जो 77.54% मतदान है इसमें पुरुष महिला दोनों है। अगर पुरुष का परसेंटेज पूछेगा तो 77.21, महिला का 77.93, मतलब महिला मतदाता ज्यादा है। और अन्य क्या है? 3.95 मतदान का परसेंटेज है। त्रिस्तरीय जो चुनाव हुआ है वो कितने जिला पंचायत सदस्य? उसमें त्रिस्तरीय चुनाव में 433 जिला पंचायत सदस्य, 2973 जनपद पंचायत सदस्य, 11672 ग्राम पंचायत सरपंच और 180 ग्राम पंचायत पंच के लिए चुनाव हुआ है। ठीक है, ये चुनाव कितने चरणों में हुआ है पूछेगा? जो त्रिस्तरीय चुनाव है तो 3 चरणों में हुआ है। 3 चरणों में हुआ है, एक 17 को हुआ, 20 को हुआ, 23 फरवरी को संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूराम देव बनेगा छत्तीसगढ़ का 5th टाइगर रिजर्व। 4th टाइगर रिजर्व पिछले साल बना था। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। अब जो छत्तीसगढ़ का 5th टाइगर रिजर्व है वह भूराम देव टाइगर रिजर्व, भूराम देव अभयारण्य बनने जा रहा है। भूराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ का 5th टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? IASG, IAS जानते ना आप? इंद्रावती, अचानक मार्ग, सीता नदी उदंती, जी से आपका गुरु घासीदास। ये थे 4 टाइगर रिजर्व। अब आ जाएगा IASG-B भूराम देव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमरनाथ अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर। आप इनको तो जानते ही होंगे, शशांक सिंह को। ये आईपीएल में एकदम खतरनाक प्रदर्शन करते हैं आईपीएल में। ठीक है, शशांक सिंह है ना। शशांक सिंह यूजुअली आपका पंजाब टीम से खेलते हैं, है ना। ये आईपीएल में बहुत खतरनाक प्रदर्शन करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के प्लेयर है। तो शशांक सिंह को, छत्तीसगढ़ के युवा ऑलराउंडर क्रिकेटर शशांक सिंह को लाल अमरनाथ अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर कंपटीशन 2023-24 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि शशांक सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ शशांक सिंह बीसीसीआई का अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर बन गए। तो बीसीसीआई से अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर कौन है? शशांक सिंह। कौन सा अवार्ड मिला उनको? अमरनाथ अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर। ओके, अब छत्तीसगढ़ में निवासरत श्रीमती नीता गढ़वाल, ये है जी
श्रीमती नीता अग्रवाल को दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से नवाजा गया। तो भैया बस इतना ही इसमें याद रखना है कि श्रीमती नीता अग्रवाल है वो छत्तीसगढ़ के भिलाई की है, उनको दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से नवाजा गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सम्मेलन होता होगा, आपको अगर आप पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ का जीके, तो हर बार फरवरी में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सम्मेलन होता है। कहां पे होता है? प्रज्ञागिरी के पहाड़ों में होता है। प्रज्ञागिरी के पहाड़ डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी की पहाड़ है, ये देखिए, अगर आप कभी डोंगरगढ़ गए होंगे तो ऐसे बुद्ध जी का बहुत बेहतरीन बहुत सुंदर प्रतिमा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक बुद्ध सम्मेलन होता है, फरवरी में हर बार होता है। तो वर्ष 2025 में कौन से नंबर का सम्मेलन था? 32 नंबर का सम्मेलन था, और हमारे जो मुख्यमंत्री है वो भी इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जशपुर। अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता हुई है, कब से कब हुई है अवधि पूछेगा तो 8 फरवरी से 23 फरवरी हुई है। कहां हुई है? रंजीत स्टेडियम जशपुर में हुई है। देखिए जशपुर में, क्योंकि हमारे सीएम जशपुर के हैं तो वो चाहते हैं कि जिस जगह का मैं हूं उनको उस जगह से प्रेम होता है, तो यूजुअली बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। जशपुर में साइंस सिटी जशपुर में भी खुलने वाला एक, ठीक है, तो जशपुर में इसलिए अब क्या हो रहा है, अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता। ठीक है, कब से हुआ? 8 फरवरी से 23 फरवरी 2025। कहां हुआ? रणजीता स्टेडियम जशपुर में हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समापन समारोह में भाग लिया है। ठीक है, प्रतियोगिता क्या दिलीप सिंह जुदेव की स्मृति में आयोजित की है। दिलीप सिंह जुदेव बहुत ही अच्छे जशपुर के लीडर थे, बीजेपी लीडर थे। ठीक है, दिलीप सिंह जुदेव बांध भी एक जगह, आप मुझे कमेंट में बताइए कि दिलीप सिंह जुदेव ब्रिज कहां है। ठीक है, जो अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जशपुर में हुई है उसमें देश भर के 16 राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल टीमें शामिल हुई है। ठीक है, सोचिए जशपुर में देश भर के 16 राज्य के प्लेयर आ रहे हैं। ठीक है, फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच में हुआ है? फाइनल मुकाबला साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे नागपुर और मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप बेंगलोर के बीच में खेला गया है। चलिए नेक्स्ट, 100 बच्चों ने रॉकेट बनाया, 100 बच्चों ने रॉकेट बनाया, लॉन्च कर 100 फीट उड़ाया। जसपुर मनोरा स्कूल के सभी बच्चों ने चिड़ियागांव के संगम स्थान पर रॉकेट की सफलता पूर्वक लॉन्चिंग की है। ठीक है, चलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है मावली मेला। मावली मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। मावली मेला कहाँ होता है? नारायणपुर में होता है, हर साल होता है। नारायणपुर के कहाँ पे होता है? नारायणपुर में। मावली मेला जो होता है नारायणपुर के ओरछा तहसील में, ओरछा क्षेत्र में होता है। किसका होता है, किस नाम से? माता मावली की पूजा होती है। कब से, इस बार कब हुआ है? 19 फरवरी से 23 फरवरी 2025 में। ये जो मावली माता है यही दंतेश्वरी माता है और यही माणिकेश्वरी माता है। ध्यान दीजिएगा, माता को माणिकेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। माणिकेश्वरी माता का ही नाम क्या है? मावली माता है ना। दंतेश्वरी माता के अन्य रूप में मावली माता की भी पूजा की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा यही माणिकेश्वरी माता है। ठीक है, मावली माता है ना। अन्नम देव ने स्टार्ट किया था आपका, ये देखिए अन्नम देव के दौरान पूर्व बस्तर रियासत को चक्रकोट के रूप से जाना जाता था। चक्रकोट का आराध्य देवी थी मावली माता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा समग्र बैच। देखिए अगर आप एक एग्जाम की सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो क्या पता, इन केस भगवान ऐसा ना करे, लेकिन क्या पता आपका एडीओ में ना हो, आपका पीजीडीआरडी है तो आपका एडीओ में कुछ नंबर से चूक जाए, तो बाकी सब भी एग्जाम्स है ना, बाकी सब एग्जाम है, अमीन पटवारी है, आबकारी है, सब इंस्पेक्टर है, आरक्षक है, ये प्रयोगशाला परिचारक है, तो हमारी जो संस्था है ना वह इन सभी एग्जाम की तैयारी करवा रही है। जितने भी व्यापम एग्जाम है ना वो सभी एग्जाम की तैयारी कर रही है हमारी संस्था। और इन सब एग्जाम, अगर आप एक एग्जाम में एलिजिबल नहीं है तो दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए, दूसरे में एलिजिबल नहीं है तो तीसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे, अभी जाके संस्था में 2000 देंगे, इसको 2000 देंगे आपका ये एडीओ का के लिए, फिर 2000 देंगे आपका अमीन पटवारी के लिए, फिर 1000 देंगे आरक्षक का बैच के लिए, फिर 1000 देंगे सब इंस्पेक्टर के बैच के लिए, फिर 1000, ऐसे करते करते 10 से 15,000 उन लोग खर्च कर देंगे। तो भैया उससे बेस्ट है कि हमारी जो संस्था है वह 7000 दीजिए,
7,000 का फीस में सब कुछ एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपका सारा एग्जाम का तैयारी एक साथ होगा, ठीक है। सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सबका इस सब में आता है कंप्यूटर, सब में आता है छत्तीसगढ़, सब में आता है इंडियन जीएस, तो सबकी सिलेबस सेम है। तो आप 7,000 अभी फीस है, इसमें डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट फीस है 4,500। अगर आप ध्यान देंगे 6 एग्जाम से और आपको एक एग्जाम पर एग्जाम 1,000 भी नहीं पड़ रहा है, तो आप 4,500 दीजिए और 6 एग्जाम की तैयारी कीजिए। आपको 6 एग्जाम का पीडीएफ, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन, एमसीक्यू सेक्शन सब फ्री में मिलेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो समग्र बैच ज्वाइन कीजिए हमारा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ विविध, कुछ मिसलेनियस भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने बजट 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य को रेलवे सुविधा विकास के लिए कितना करोड़ 6925 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ठीक है। पहला विविध, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि रेलवे के विकास के लिए कितना रुपए दिया है केंद्र सरकार। सेकंड, छत्तीसगढ़ में दुकानें 24 घंटे खुले रहेंगी। पहले ना दुकान 24 घंटे नहीं खुली रहती थी, अब छत्तीसगढ़ में दुकानें क्या 24 घंटे खुले रहने की अनुमति मिल गई है, बशर्ते कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। तो ये दूसरा विविध है। तीसरा, छत्तीसगढ़ के 6वां विधानसभा सत्र कब से कब हुआ है, 24 जुलाई से 21 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। टोटल 17 बैठक होंगी। ये हमारा विविध भी आई थिंक सो कंप्लीट होता है। हमारा फरवरी का सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है। क्लास के बाद इसका पीडीएफ मैं सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा और हमारी इस महीने की भी मैगजीन आएगी, उस मैगजीन को आप जरूर देखिएगा। जनवरी का भी मैगजीन डाल दिया हूं, एकदम लाइन वाइज, आपका चर्चित स्थल एक जगह, ठीक है, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट सब एक जगह, ठीक है। फरवरी का भी मैं आपको 2-3 दिन में उसका मैगजीन डाल दूंगा और इसका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, आप जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।